सांसद ही तो कह रहे थे, कुछ मंत्री तो कह रहे थे। तो जो संविधान बदलने की बात करे वो देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? जो किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करे वो देशद्रोही है तो क्या है? जो देश की सारी शिक्षा को प्राइवेटाइज करके महंगा करके आम लोगों से छीन ले ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा के ऊपर सबका हक नहीं है? क्या सबको समान रूप से एक बराबर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अगर सरकारें चाहे सबको बराबर शिक्षा देनी, अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, कम से कम सबको एक जैसा अवसर तो दे दो। कैसे मिलेगा? मिल सकता है, बस एक योजना बना दो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो सरकारी नौकरी में है, उनके ऊपर एक बंदिश लगा दो कि उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में पढ़ाना बाध्य होगा। उनको अगर अपना इलाज कराना है तो सरकारी कॉलेज के, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कराना होगा। तो जो लोग कहते हैं ना सरकारी स्कूल और कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं है, जो लोग कहते हैं सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर देश के तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल भारत के सबसे बढ़िया बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा इलाज भी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी चाहिए। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। देश के संविधान के लिए खतरा कौन पैदा कर रहा है? जो संसद के अंदर बैठे वो खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि जब भारत गरीब था, पहले बात तो मैं इतिहास की संक्षिप्त में बता दूं, हजारों साल तक देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको देश की संपत्ति में अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इसलिए इन वर्गों के लोग ना तो पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ पाए, ना संपत्ति के मालिक बन पाए, ना व्यापारी बन पाए। और जिन लोगों को यह अधिकार था, देश की तमाम संपत्ति के मालिक वो बन गए, देश के व्यापार के मालिक वो बन गए। उसी का कारण है कि देश का 90% धन, देश की 90% संपत्ति, देश का 90% प्राकृतिक संसाधन केवल देश के 10% के कब्जे में है। और देश का 90% खासतौर पर मूल निवासी, बहुजन, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, वो गरीब भी है और उसी का शोषण भी हो रहा है, उसी की बहन बेटी की इज्जत भी लुट रही है, उसी की हकमारी भी हो रही है। और वो जब हक अधिकार की बात करे तो झूठे मुकदमे बना के जेल में भी उसे डाला जा रहा है। न्याय कहाँ है? न्यायालय के अंदर लोग जाते हैं। आपकी वोट की चोरी पता कैसे कैसे हो रही है? चुनाव से एकदम पहले लाडली बहना योजना आएगी और एकदम 7,500 रुपए आपके अकाउंट में चुनाव से पहले आ जाएंगे, यानी 7,500 आपके अकाउंट में डाल के आपकी वोट खरीद ली। क्या देश में न्यायालय नहीं है? क्या देश में इलेक्शन कमीशन नहीं है? कहां है ये सब लोग? क्या ये वोट की चोरी नहीं है? आपको लालच दे के आपका वोट ले रहे। अरे पहले वायदा करो, चुनाव हो जाए, जीतने के बाद वादे पूरे कर लेना, और जो वादा पूरा ना कर सके वो अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने वादा खिलाफी जनता के साथ की है। तो मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, आज के समय में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो रिजर्वेशन का लाभ लेके सरकारी नौकरी में आ गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन वो केवल अपने परिवारों की तरक्की में लग गए, बाकी पूरे समाज को उन्होंने मरने मिटने के लिए छोड़ दिया। ये प्रतिनिधित्व है, ये जो रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन समाज को मिलता है, किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। तो जो लोग रिप्रेजेंटेशन का लाभ लेके संसद में सांसद बन गए, विधानसभाओं के अंदर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए, वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो गए। उन्होंने देश के संविधान के साथ, इस रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के साथ देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। जब आप उनको चुन रहे हो तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपके प्रति? आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है क्या? आपकी हकमारी कौन कर रहा है? देश के तमाम जो बड़े जो उपक्रम थे, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, तमाम जो क्षेत्र थे जहां लाखों वैकेंसी निकलती थी, वो एक एक करके सब प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। तो जो आप नौकरी में आते थे, आपकी नौकरी के रास्ते तो बंद कर दिए। फिफ्थ पे कमीशन में भारत की सरकार ने
4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। वो ठेकेदार आपकी 40% पैसा ठेकेदार खा जाता है। तो ठेकेदारी प्रथा ने शोषण किसका किया? देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब लोगों का। तो फिर सत्ता किस लिए है? फिर हमारे विधायक मंत्री क्या कर रहे हैं? उन्हीं के सामने उन्हीं की सरकारें उन्हीं के समाज की हकमारी कर रही है, और वो संसद विधानसभा के अंदर उस समाज की हकमारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय अपनी अपनी पार्टी के गुलाम बन गए। मैं तो 5.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा दिल्ली की सरकार में, 10 साल के करीब एमएलए रहा। मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि जो तथागत बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दिया, अगर मैं उस विचार को उस कुर्सी पे बैठ के नहीं फैला सकता, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात को जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश दिया, अगर वो कुर्सी मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने से रोकती है, अगर वो कुर्सी मुझे एससी, एसटी, ओबीसी और इस वंचित समाज की लड़ाई लड़ने से रोकती है, तो फिर ऐसी कुर्सी का क्या मैं अचार डालूंगा? क्या करूं ऐसी कुर्सी का? इसलिए मैंने उस कुर्सी को ठोकर मार दी और मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपना पूरा जीवन देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस वंचित समाज की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने में लगाऊंगा। क्योंकि यही समाज है जो कावड़ लेने जाता है, यही समाज है जो धार्मिक जुलूसों में इसी समाज के बच्चे नंगी तलवारें लहराते हैं, इसी समाज के बच्चे अंधविश्वास, पखंडवाद के में ग्रसित होकर अपने ही समाज का गला घोट रहे हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी शिक्षा ये सत्ताएं छीन रही है, तुम्हारी सारी नौकरी ये सत्ता छीन रही है, और तुम्हें अंधविश्वास और पाखंडवाद में डाल के, आपको धर्म के नाम पे लड़वा के, आपको जाति के नाम पे लड़वा के जो आपके असली हक अधिकार है उससे वंचित कर रही है। जो अनुसूची 5 और 6 में जो आपके जल जंगल जमीन से आपको संरक्षित करना था उसको छीन रही है। तो ऐसी सरकारों को निस्तानाबूद करने का समय आ गया है। ऐसी सरकार जो आपके हक अधिकार का हनन करे, ऐसी सरकार जो संविधान का गला घोटे, ऐसी सरकारों को जवाब देने का समय आ गया है। और वो जवाब संवैधानिक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते से तमाम देश के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, मजदूर, किसान एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी वोट को 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में हम अपनी वोट को बेच देते हैं, उसी क्षण हम अपने समाज के हक अधिकार को भी खो देते हैं। हमें अपनी वोट की कीमत समझनी पड़ेगी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, उस वक्त एक सवाल आया कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको देना चाहते थे, जो बड़े जमींदार थे उनको देना चाहते थे। हमारे लोग इस व्यवस्था में, जिसमें हमें न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का, न व्यापार करने का, इस वजह से ना हमारे लोग व्यापारी बन पाए, ना हमारे लोग संपत्ति के मालिक बन पाए, ना हमारे लोग जमींदार बन पाए। तो फिर हमें वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या मजदूर हो, इनकम टैक्स पे करता हो या ना करता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें सरकारों को चुनने के लिए वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन हमने शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में अपने उसी वोट को बेच के अपना गला घोटने वाली सरकारों का गठन कर दिया। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा।